स्वागत है 360 एकेडमी पर। और एंशिएंट हिस्ट्री का आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वह है महाजनपद युग। हमने आपको कुछ चैप्टरों को लिखवा दिया था और उनको क्रम से पढ़ना है, ठीक है। और वैदिक काल लगभग हमारा पूरा है, लेकिन इसमें कुछ धार्मिक राजनीतिक चीज़ें छूटी हुई हैं, तो उनको हम आगे कवर करेंगे क्योंकि ये छोटे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद यानी महाजनपद युग। इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि इन महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। तो आप लोग चैप्टर डालिएगा महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल या महाजनपद युग। यहाँ पर देखिए 16 महाजनपदों का उदय होता है। और कैसे होता है ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि जैसे आर्य लोग सप्त सैंधव प्रदेश से गंगा घाटी में आए हुए थे, तो वहाँ पर उपजाऊ भूमि हुआ करती थी और लोहे का ज्ञान हो चुका था। तो जाहिर सी बात है, लोहे के ज्ञान से वो उपकरणों को अच्छा बनाएंगे, हथियार बनाएंगे और कृषि उपकरण बनाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ कृषि बहुत ज़्यादा होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर छोटे छोटे फिर बाज़ारें लगेंगी, मार्केट बन जाएंगी। और फिर वहाँ पर तहसील टाइप में क्षेत्र बनेगा जहाँ पे मार्केट बनेगी, फिर वहाँ पर एक जनपद बनेगा, फिर महाजनपद बनेगा। तो ऐसे ऐसे राज्य विकसित हो जाएंगे। तो यहाँ 6ठी शताब्दी BC के आसपास अगर हम देखें तो आप लोग जानते हो 16 महाजनपदों का उदय होता है, ठीक है। तो इन 16 महाजनपदों को हम देखेंगे और कुछ हम छोड़ेंगे, ध्यान रखना, कुछ छोड़ेंगे। वो आपको हम देखेंगे कि मैसेज कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करना कि कौन सा हम छोड़े हैं और उसकी राजधानी क्या है और महाजनपद का नाम क्या है। तो ठीक है, सोच लेते हैं कौन सा छोड़ेंगे। हाँ, सोच लिया है तो 2-3 छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी हम आपके सामने लिख रहे हैं, याद करना है। और जो छोड़ रहे हैं तो उनको ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए पहला हम देखते हैं। एक महाजनपद का नाम सुना होगा, उसे बोलते हैं गंधार या कांधार, ठीक है। इसे गांधार भी कहते हैं या कांधार भी कहते हैं। और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दूसरा देखिए है कंबोज। कंबोज, इसकी राजधानी राजपुर या हाटक, ठीक। अगला है मत्स्य, राजधानी विराटनगर, ठीक है। अगला कुरु और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और इसी की राजधानी थी हस्तिनापुर। आगे 5वां अंग, राजधानी चंपा और इसी की एक और राजधानी थी, ठीक है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी दूसरी राजधानी क्या थी, ठीक है। और हम 6ठे की बात करते हैं, वो फेमस हमारा महाजनपद था, उसका नाम है मगध, ठीक है। मगध की राजधानी थी राजगिरी। और इसकी 2 अन्य राजधानी आपको बताना है, ठीक है। मैसेज करना है, हम यही देखेंगे। अगली राजधानी महाजनपद, उसका नाम था अवंती। अवंती, इसकी 2 राजधानियाँ थीं, एक उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैनी, और एक राजधानी थी महिष्मती, ठीक है। 7, 8 चेदी। चेदी की राजधानी थी सूक्तिमती, ठीक है। इसकी भी एक और राजधानी है, ये आपको बताना है, ठीक। इसी से मैच कर रही है। आगे 9, एक राजधानी थी सूरसेन, मथुरा। मथुरा महाजनपद था और इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो सूरसेन, ठीक है। और 10वां जो था हमारा चेवत्स, राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। राजधानी कौशाम्बी। 11 काशी, राजधानी वाराणसी। इसके बाद चलो ऊपर लिख देते हैं, इतना आप लोग नोट करिए, ठीक है। हाँ, 12 काशी वाराणसी। आगे देखते हैं, एक था कौशल। कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी हुआ करती थी, ठीक। कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती,
और इसी की एक राजधानी और है, इसका नाम बताओगे, ठीक है। चलो इसका मैं ही बता देता हूँ, पावा, या बोलते हैं पावापुरी, ठीक है। अब 14, 15, 16 2-3 बचे हैं, ठीक है। एक है पांचाल, ठीक है। पांचाल की राजधानी आप लोग, हाँ ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताओगे। ध्यान रखना इसकी 2 राजधानी है और दोनों आपको मैसेज करना है, ठीक है। 15 और 16 2 बचे हुए हैं, ठीक है। तो एक और इसके बाद 15 मल्ल, ठीक है। मल्ल की राजधानी आप लोग हाँ देखना है कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, एक ही रखो इसमें, श्रावस्ती ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और 16 एक बचा हुआ है आपका फेमस, वो वज्र की राजधानी क्या है, वैशाली, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद हैं, इनको आपको बताना है। और पंचाल की राजधानी का आप लोगों का मैसेज आएगा तो उसको देखेंगे, ठीक है, क्या बताते हैं। तो ध्यान रखना 2 राजधानियाँ इसकी हैं पंचाल की, एक उत्तरी पंचाल और एक दक्षिणी पंचाल, इसका मैसेज करना है। और 2-3 हमने छोड़ा है, 2 अन्य नाम हैं, तो उसको भी आपको बताना है, ठीक है, कि उसकी दूसरी राजधानी क्या हुआ करती थी। तो 16 महाजनपद हो गए और इनकी राजधानियाँ ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से होता क्या है, आपने भी देखा था मगध, ठीक है। जो मगध राज्य हुआ करता था वो काफ़ी शक्तिशाली था, हालांकि इसके पहले काशी था, लेकिन बाद में देखा गया कि जो मगध राज्य था वो काफ़ी शक्तिशाली बन गया। कारण था कि जो मगध राज्य था उसकी राजधानी राजगिरी हुआ करती थी और वो अभेद दुर्ग हुआ करती थी। अभेद दुर्ग का मतलब होता था कि राजधानी के 3 साइड में पहाड़ियाँ थी और एक साइड में भी उसकी सुरक्षा हुआ करती थी। तो आज की तरह आपको कोई हेलीकॉप्टर से तो जाओगे नहीं जो ऊपर से बम गिरा दो, तो नीचे से ही जाना पड़ता था। तो इसीलिए वो राजधानी इतनी सुरक्षित थी कि बाहरी कोई आक्रमण होता था तो वो सफल नहीं होता था। इसीलिए मगध की जो था वो काफ़ी शक्तिशाली रहा और परिस्थितियाँ मगध के फेवर में रहीं, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, और मगध में एक से एक वंश आते गए, शासन करते गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष। तो हेडिंग डालिए मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमने बताया कि कई वंश आते हैं और क्रम से शासन करते हैं। तो इस पर पहला वंश जो था शासन करने वाला, उसे हम बोलते हैं हर्यक वंश, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, पहला वंश हमारा था हर्यक वंश, हर्यक वंश। और इसका समय है 544 BC से 512 BC, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो हर्यक वंश में 2-3 राजा महत्वपूर्ण हैं। तो पहला राजा हम इसमें देखेंगे, उसका नाम है बिंबसार, बिंबसार, ठीक है। तो पहला हमारा राजा कौन सा हो जाएगा हर्यक वंश का, बिंबसार। इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। तो हर्यक वंश का देखिए पहला शासक कौन है, बिंबसार। तो जाहिर सी बात है कि बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक होगा। तो पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिंबसार हर्यक वंश का क्या है, संस्थापक, ठीक है, पहली बात। अब देखिए बिंबसार को और दूसरा नाम इसका हुआ करता था, इसको बोलते थे श्रेणिक, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, श्रेणिक। श्रेणिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अपनी सेना को श्रेणियों में बांट रखा था। जैसे आज भी हमारी सेना जो होती है उस श्रेणियों में बटी हुई है, जैसे बड़ा कमांडर, छोटा कमांडर। तो सेम इसी तरह क्या है, बिंबसार की भी जो सेना हुआ करती थी वो कई श्रेणियों में बटी थी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, श्रेणिक। अब देखिए बिंबसार की एक छोटी सी कहानी क्या है। बिंबसार एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक हुआ करता था, और हालांकि यही नहीं, सारे राज्य सोचते थे कि हम अपना राज्य बढ़ाएं, लेकिन खासकर क्या हुआ, मगध का जो राज्य है वो काफ़ी विकास करता है, काफ़ी इधर उधर राज्यों को जीत करके अपने में मिलाता है। तो बिंबसार की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक था। कैसे, तो चलो देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नीचे एक सबसे दक्षिण में और उससे थोड़ा उत्तर में एक राज्य हुआ करता था, उसको बोलते हैं अवंती, ठीक है। चलो मैप के द्वारा समझते हैं, ठीक है। आप देखेंगे लगभग पश्चिमी एमपी और पूर्वी राजस्थान, ठीक है, टच करा। यहाँ पर एक महाजनपद हुआ करता था, उसका नाम था अवंती, ठीक है, अवंती। इसकी 2 राजधानियाँ हैं, इसकी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी। एक का नाम है उज्जैनी और एक का नाम है महिष्मती, ठीक है। तो अवंती जो राज्य हुआ करता था, यहाँ का जो राजा हुआ करता था उसका नाम है प्रसेनजीत, चंडसेन। इसका नाम क्या है, चंडसेन, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है चंडप्रदोत, ठीक है। कौशल का जो राजा था उसका नाम है प्रसेनजीत, ध्यान रखना। तो ये अवंती का जो राजा था उसका नाम क्या था, चंडसेन, या इसी को बोलते हैं चंडप्रदोत, ठीक। अवंती का राजा था, 2 राजधानियाँ थी। अब देखिए हुआ क्या,
अब हम इधर देखते हैं जो बिहार का क्षेत्र पटना, यहाँ पे था मगध, ठीक है, मगध। और इस मगध का जो राजा हुआ करता था यही है, ठीक है। हमने पढ़ रहे हैं क्या मगध का उत्कर्ष, तो राजा कौन है, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार राजा है। अब देखिए ये एक राजा हमने बताया साम्राज्यवादी शासक हैं, तो जाहिर सी बात है अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा। अब जैसे भी बढ़ाए तो कई तरीके अपनाता है, शादी के माध्यम से, युद्ध करके, जैसे भी जीत पाता राज्यों को जीतता था, ठीक है। तो इसने क्या किया, बिंबिसार ने हमला किया किस पर, बिंबिसार ने अवंती पर हमला किया। लेकिन इसकी भी शक्ति बराबर, इसकी भी शक्ति बराबर, तो जाहिर सी बात है किसी की विजय नहीं हुई। तो ना तो ये जीता ना ये जीता, तो अब नहीं जीता है तो क्या होगा, बिंबिसार सोच रहा है क्यों ना अवंती के राजा चंद्रसेन से मित्रता कर लें। तो मित्रता इतनी जल्दी नहीं होगी क्योंकि अभी हाल ही में हमला किया है, दुश्मन हो चुका है। तो इसीलिए ठीक है मौका तलाश रहा है बिंबिसार की, कैसे इनसे हम मित्रता करें और हमारा आगे काम चले, ठीक है। इसी के पड़ोस में देखेंगे, इसी के जो पड़ोस में एक महाजनपद हुआ करता था उसका नाम था अंग, ठीक है। तो मगध अर्थात बिंबिसार, इसने क्या किया, अंग पर हमला किया, ठीक है। अंग पर हमला किया तो अंग को अपने राज्य में मिला लिया, तो इसके 2 राज्य हो गए। तो ध्यान रखना, एक साइड में लिखते हैं, ठीक है, इधर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम मगध के साथ में कौन कौन से राज्य मिले हैं। तो पहला तो मगध है ही, अब दूसरा कौन सा मिल गया है, अंग, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अब इसने देखिए बिंबिसार ने अंग को मिला लिया, ठीक है। और इसका एक बेटा था, उसका नाम था अजातशत्रु। इसका बेटा क्या था, अजातशत्रु, ठीक है, इसका बेटा था अजातशत्रु। तो इससे क्या कर दिया, अंग का गवर्नर बना दिया, ठीक है। तो अजातशत्रु कहाँ का गवर्नर बना, अंग का गवर्नर बना। चलिए देखते हैं आगे, देखिए अब इसने होता क्या है, यहाँ पर एक समय की बात है। चलो पहले इसकी स्टोरी शुरुआत की देख लेते हैं कि ये जो चंडसेन है ये पीलिया का शिकार हो जाता है। इसके एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम है क्या, पीलिया, ठीक है। अब देखिए इसका एक बेटा है, अच्छा इसकी एक गर्लफ्रेंड है बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, आप प्रेमिका बोल देते हैं, ठीक है। इसकी एक है प्रेमिका, उसका नाम है सालवती। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत फेमस रही है सालवती, एक गणिका है, ठीक है। और इसकी क्या है, प्रेमिका है। इससे एक बालक उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था जीवक, ठीक, क्या है, पुत्र, इसका बोले पुत्र, ठीक। तो इसका नाम क्या था, जीवक, अवैध पुत्र है। अब एक चीज़ समझेंगे आप लोग, पुत्र चाहे वैध हो या अवैध हो लेकिन सम्मान तो किया ही जाता है, पता है आपको, ठीक है। तो इसने क्या किया, पता तो है ये कि हमारा बेटा है जीवक, तो इसने भेज दिया था अपने बेटे को पढ़ने के लिए। और कहाँ भेज दिया था, तक्षशिला में। तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था उस समय, जो अभी हमने लिखाया था जम्मू कश्मीर के पश्चिम साइड में पड़ता है, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेज दिया था। और ये जो जीवक है वैद्य की विद्या पढ़ के आया था, ठीक है, कौन सी, वैद्य की विद्या पढ़ के आया था जीवक, इसीलिए ध्यान रखना एक वैद्य था। अभी हमने आपको बताया कि जो चंडसेन है बीमार हो चुका है, ठीक है। तो इसके बीमारी का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने क्या किया, अपने पुत्र जीवक को यहाँ पर भेज दिया अवंती चंडसेन का इलाज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए चंडसेन इसके इलाज से क्या हुआ है, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि चंडसेन बिंबिसार का मित्र नहीं हो जाएगा, तो मित्र होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर चंडसेन क्या होता है, बिंबिसार का मित्र हो जाता है। अब आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतना ध्यान रखिए। अभी फिलहाल हमने बताया कि मगध में कौन जुड़ा है, अंग ही जुड़ा है, तो इसको अंग ही जोड़ने दो। आगे देखो क्या होता है। अब इसने क्या किया, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार शादी के माध्यम से भी किया है, इसीलिए इसने कई शादियाँ की, ठीक है। शादियों की बात की तो कम से कम इसने 500 शादियाँ की थी। एक महावर्त जातक पुस्तक है वो बताती है, इसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो 500 शादी की है, मान लेते हैं 500 में नहीं सही होगा तो 200 तो सही होगा। अब 200 शादियाँ होंगी तो एक एक 2-2 सालें रख लो तो भी 400 कम से कम सालें हो जाएंगे। और एक एक ससुर रख लो तो मान लो 100 ससुर हो जाएंगे, तो कम से कम 500 इसके पास मजबूत व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यानी कि शादी के माध्यम से अपना विस्तार कैसे करता है, तो हम पहली शादी करवाते हैं। एक अभी हमने लिखा था कुरु, ठीक है। कुरु के पड़ोस में एक राज्य हुआ करता था, छोटा राज्य, 16 महाजनपदों में उसको नहीं गिनते थे। देखिए 16 महाजनपद तो थे ही, अब ऐसा नहीं कि छोटे राज्य नहीं होंगे, छोटे भी राज्य थे लेकिन उनका कोई महत्व नहीं था। तो जैसे हम बात करें, एक राज्य था मद्र, ठीक है, एक राज्य था मद्र, और मद्र का जो राजा था उसकी एक पुत्री थी राजकुमारी, उसका नाम था क्षेमा, ठीक है। बस पत्नी का नाम याद रखो काफ़ी है। तो इसने अपनी पहली शादी, ठीक है, शुरू की कहाँ से, क्षेमा। चलो इसमें कुछ मिला तो नहीं लेकिन दहेज तो मिला होगा, ठीक है, पहली शादी। और ध्यान रखना पत्नी का नाम क्या है, क्षेमा। चलो दूसरी शादी देखते हैं। दूसरी शादी इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर एक महाजनपद हुआ करता था, उसका नाम है कोसल। ठीक है, कोसल, ये यूपी में ही पड़ता है, उत्तर यूपी में। और इसका जो राजा था उसका नाम था प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत। ठीक है, किसका राजा था? कोसल का राजा था। इसकी एक बहन थी, उसका नाम था महाकोसला। इसकी बहन कौन सी थी? महाकोसला। ठीक है, अब देखिए बिंबसार इससे शादी करता है, यानी प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी करता है। ठीक है, दूसरी शादी हो गई। अब इसके पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, दक्षिणी यूपी, ठीक है, दक्षिण का हिस्सा यानी पूर्व और दक्षिण में एक महाजनपद हुआ करता था, उसका नाम था काशी। ठीक है, जैसे जैसे इनकी कंडीशन थी वैसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके दक्षिण में अर्थात ये पूरा यूपी मान लो। ठीक है, इसको हटा दो, नहीं राजस्थान समझ में आएगा। तो ये यूपी का हिस्सा है पूरा, और दक्षिण ये उत्तर यूपी में था, उत्तरी यूपी, और ये दक्षिणी यूपी में है। तो यहाँ पर जो था काशी, इसकी राजधानी भी बताया क्या थी? वाराणसी। ठीक है, तो अब देखिए इनके कोसल और काशी के बीच संघर्ष हुआ था। तो कोसल नरेश प्रसेनजीत ने काशी को क्या किया? जीत लिया था, अर्थात जो काशी है वो कोसल का हिस्सा बन गया था। ठीक है, अब प्रसेनजीत ने क्या किया? अपनी बहन की शादी किसके साथ कर दिया? बिंबसार के साथ कर दिया। अब देखिए प्रसेनजीत ने अपनी बहन को काशी को दहेज में दे दिया, किसको? मगध को, अर्थात बिंबसार को। तो यहाँ पर कितने राज्य हो गए? तो मगध तो था ही, अंग जीत लिया था। अब इसी में जुड़ जाता है काशी, जो किस में मिला है? दहेज में मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो काशी भी जुड़ गया है। अब इसके बाद एक और शादी करवा लेते हैं। देखिए यही मगध के उत्तर साइड में बिहार के, थोड़ा बिहार टच करता हुआ, और नेपाल वाला, तो वहाँ पर एक महाजनपद हुआ करता था, उसको हमने बताया वज्जी। यहाँ पर था वज्ज। ठीक है, और इसकी राजधानी बताया था वैशाली। चलो देखते हैं, यहाँ का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था चेटक। चेटक, और इसकी पुत्री थी, उसका नाम ध्यान रखना, चेटक की पुत्री का नाम था चिल्लना। ठीक है, चिल्लना। तो चेटक की पुत्री चिल्लना के साथ भी शादी किसके साथ होती है? बिंबसार के साथ होती है। तो क्षेमा हो गई, महाकोसला हो गई, और साथ में चिल्लना। ठीक है, चलो 3 शादियाँ होंगी, 3 ही करवाना, ज़्यादा नहीं करवाना, क्योंकि इनकी लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चेटक की पुत्री चिल्लना के साथ शादी हुई बिंबसार के साथ में। तो 3 पत्नी तो आपको पता होना चाहिए, क्षेमा, महाकोसला और चिल्लना। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था, बिंबसार ने अपना बहुत बड़ा राज्य बनाया। ठीक है, और अंक का गवर्नर इसका बेटा जो हुआ करता था अजातशत्रु हुआ करता था। तो एक दिन की बात, अजातशत्रु अपने पिता के दरबार में आता है, बिंबसार जहाँ बैठा हुआ होता है दरबार में। तो बिंबसार ने कहा बेटे से, आपने बहुत अच्छा शासन किया है। तो अजातशत्रु ने कहा तो ठीक है पिताजी, अच्छा शासन किया है, तो आप चलो फिर हमें शासन करने दो। तो फिर अजातशत्रु क्या करता है? अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो फिर ये इसीलिए इस वंश को ध्यान रखना, इस वंश की खास बात क्या है, जितने शासक आते हैं वो सभी अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठते हैं। इसीलिए हर एक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो अजातशत्रु ने क्या किया? बिंबसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। तो हेडिंग डालिए अजातशत्रु, अजातशत्रु को पढ़। ठीक है, दूसरा शासक हमारा कौन सा है? अजातशत्रु। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा है, तो माताएं क्या करेंगी? भाग भाग के अपने यहाँ पिता के यहाँ, भाई के यहाँ चली जाएंगी। तो देखिए पहला तो हमने बताया था शादी जो क्षेमा के साथ हुई थी, क्षेमा भाग करके चली गई अपने भाई के पास, अपने पिता के पास। तो रहने वाली कहाँ की है? मद्र। तो मध्य देश एक छोटा था, महाजनपद में भी नहीं आता था, तो इसकी तो औकात नहीं जिस पर हमला कर दे, क्योंकि राज्य में कितने हो गए हैं? 3। ठीक है, तो मद्र की तो औकात नहीं है, तो क्या कहेगा कि अपनी पुत्री से बैठो, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए एक है महाकोसला। महाकोसला ये भाग करके गई है अपने भाई के पास, वो यहाँ पर था कोसल। ठीक है, और इसी का राजा तो था, उसका नाम क्या था? प्रसेनजीत। अब देखिए महाकोसला भाग करके गई अपने भाई के पास, प्रसेनजीत के पास। जैसे प्रसेनजीत ने अपनी बहन को देखा, गुस्सा हो गया, कहा ठीक है काशी को मैंने दहेज में दिया था, वापस ले लेंगे। अब ध्यान से समझना, ये प्रसेनजीत क्या करता है? काशी को दहेज में इसका पिता बिंबसार ने दिया था, तो इसने क्या किया? काशी को फिर से जीत लिया और अपने में मिला लिया। कौन? प्रसेनजीत। ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसका मतलब काशी किसका हो जाएगा? काशी हो जाएगा कोसल का। अब यहाँ का राजा कौन है? मगध का। तो मगध का राजा ध्यान रखना अजातशत्रु। ठीक है,
अजातशत्रु क्या करता है, जैसे इसको पता चला कि काशी मामा जी ने ले लिया है, तो फिर अजातशत्रु ने क्या किया, तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और काशी पर हमला करके प्रसेनजीत की सेना को खदेड़ना शुरू किया और खदेड़ते हुए इसकी राजधानी श्रावस्ती तक ले गया। प्रसेनजीत ने सोचा तो हमारी राजधानी भी ले लेगा, तो कहा रुको रुको, भांजे ही तो हो, क्योंकि भांजा है ना प्रसेनजीत का, समझौता हुआ दोनों में। कहा ठीक है भांजे हो, सुनो। अब ये सोच रहा है कि अगर हम काशी को ऐसे ही दे देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसकी एक पुत्री है, उसका नाम है वाजिरा। ठीक है, ध्यान से समझना, इसकी पुत्री, उसका नाम क्या है, वाजिरा। अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है, अजातशत्रु के साथ कर देता है, और फिर से काशी को दहेज में दे देता है। तो फिर यहाँ बना रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार लेता है, फिर से काशी को दहेज में दे देता है, तो फिर से काशी अजातशत्रु को प्राप्त हो जाता है और शादी भी हो जाती है। उस पत्नी का नाम क्या है, वाजिरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था है क्या, वज्जी, और इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी, इसकी राजधानी है वैशाली। ठीक है, वैशाली इसका राजा चेटक, और इसकी पुत्री बताया था कौन, चेलना। ठीक है, तो जैसे चेलना पहुंचती है वैशाली, तो इसका पिता चेटक एकदम चिटक पड़ता है, देखता है, और इसने तुरंत खबर भिजवाई अजातशत्रु के पास। कहा अजातशत्रु तुमने ठीक नहीं किया, आऊँगा तो बहुत मारूंगा। अजातशत्रु अपने नाना से डरता है। ठीक है, ये इसी का बेटा है अजातशत्रु, चेलना का। तो चेलना चली गई, अजातशत्रु अपने नाना से डरता है। क्यों डरता है, क्योंकि जो वज्जी है, ध्यान रखना, 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्यों का संघ, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जैसे इन पर टूट पड़ेंगे तो इनकी औकात नहीं है जो संभर पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, अब ये नाना से डरता है, तो ये क्या सोच रहा है, तो इसने भी इसको कोई जवाब देना था अपने नाना को। तो फिर इसने खबर भिजवाई कि हमारी माँ बहुत सी ज्वेलरी लेकर गई हैं, उनको वापस करवा दो। कुछ कहना था तो कहेगा ही। तो अब ये नाना से डरता है तो करेगा क्या, देखिए इसके 2 मंत्री हैं, बहुत बड़े खास मंत्री हैं। ठीक है, एक का नाम है सुनीति, ये लड़का है लड़की नहीं, सुनीति, और एक मंत्री है उसका नाम है वत्सकार। ठीक है, वत्सकार, एक है सुनीति और एक है वत्सकार, 2 इसके हैं मंत्री। अब मंत्री किस लिए होते हैं, सलाह लेने के लिए होते हैं। तो ये अपने दोनों मंत्रियों से पूछता है, बताओ कि नाना को कैसे हम समाप्त कर दें, ख़त्म कर दें, इनको काट दें। तो सुनीति और वत्सकार, सुनीति कहता है ठीक है सोच लें, और वत्सकार कहता है तुम्हारी औकात नहीं जो नाना को काट दो, क्योंकि 8 राज्यों का संघ है। तो अब देखिए ये राजा है और ये मंत्री है, अगर मंत्री राजा से ऐसे शब्द बोले तो उसको शोभा नहीं देता। तो अजातशत्रु ने कहा वत्सकार तुम ही बताओगे कि नाना को कैसे काटें, नहीं तो तुमको ख़त्म कर देंगे। अब देखिए वत्सकार डरा, तो वत्सकार क्या कर रहा है, अब इसके बहुत बड़ी समस्या, अब सोच रहा है कि अगर हम कुछ नहीं बताते हैं तो हमारी समस्या, तो अब ये डर रहा है। तो इसने सोचा अब करें तो क्या, नींद नहीं आएगी, वैसे आदमी को बोल दिया जाए, क्योंकि राजा है काट भी सकता है, जब चाहे तब इनको ख़त्म कर दे। ठीक है, तो अब इसने सोचा कि इस समय के जो बुद्धिमान हैं वो भगवान बुद्ध ही हैं। तो इस समय भगवान बुद्ध का भी वर्चस्व था, उनकी कहानी तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, भगवान बुद्ध से मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक और घटना घटी थी कि जब अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था, पिता की हत्या की थी, तो बुद्ध ने इसे कहा था आपने ठीक नहीं किया। और बुद्ध का काम क्या था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो इसने बोला था कि बुद्ध ने कहा था कि आपने पिता को मार के ठीक नहीं किया है, तो अजातशत्रु ने बुद्ध से कहा था हमारे राज्य में मत आना, नहीं तुमको भी काट देंगे। इसीलिए ध्यान रखना मगध में बुद्ध जाते नहीं थे। ठीक है, अब उनको हर जगह जाना होता था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो मगध नहीं जाएंगे तो कोई प्रयास करेंगे कि उनको भी अगर हमें जाने को मिल जाए तो अपना हम प्रचार प्रसार कर सकें, तो वो भी सोचते हैं। लेकिन अब होगा क्या, देखिए वत्सकार जाता है किसके पास, भगवान बुद्ध के पास जाता है और इनको ढूंढता है। भगवान बुद्ध ये जो यहाँ एक ज़िला पड़ता है देवरिया साइड में, यहीं पर मिल जाते हैं। और ये क्या करता है वत्सकार, यहाँ मगध लाता है, तो बुद्ध भी खुश हो जाते हैं कि हम यहाँ नहीं आते थे तो हमारा आवागमन हो गया, तो वो अपना हम प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे। तो जब बुद्ध आते हैं मगध, तो अजातशत्रु इनका बड़ा स्वागत करता है। ठीक है, अब ये पूछता है कि बताओ हम नाना को कैसे हरा सकें। तो बुद्ध देखिए बुद्धिमान प्राणी थे ही, अब वो ऐसे शब्द तो बोलेंगे नहीं कि ये नाराज़ हो जाए, और ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे कि ये नाराज़ हो जाए, तो दोनों को मैनेज करेंगे। तो बुद्ध ने बस एक ही शब्द बोल दिया कि देखिए जब तक ये संघात्मक शासन रहेगा इनका, तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो इतना कह के भगवान बुद्ध चले गए। अब ये वत्सकार मंत्री है, समझ गया, तो इसके लिए इशारा काफ़ी है। और इसने क्या किया, अब ये सोच रहा है कि हमें करना क्या है, हमें जो 8 राज्यों का संघ है वज्जी, इसको तोड़ना है। ठीक है, अब देखो क्या दिमाग लगाता है, दिमाग लगाता है कि अगर मैं किसी को भेजता हूँ, ठीक है, मैं अगर किसी को भेजता हूँ तो अगर वो गया वहाँ वज्ज और सफल नहीं रहा तो मैं यहाँ हमारी हत्या हो जाएगी। लेकिन अगर मैं स्वयं चला जाता हूँ
तो अगर नहीं भी सफल रहा तो वहाँ सुरक्षित। तो ऐसा दिमाग लगाया किसने, वत्सकार। तो वत्सकार ने सोचा मैं स्वयं जाता हूँ। अब इसने क्या किया, देखो अब खुद एक विचार है इसके मन में कि हमें करना क्या है। तो वत्सकार ने अजातशत्रु से कहा आप पूरे राज्य में मुनादी करवा दो, मुनादी मतलब अलाउंस करवा दो कि मैं चिल्लना का बार बार पक्ष ले रहा था, इसीलिए हमें अजातशत्रु ने देश से निकाल दिया है। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा, अगर ये सुन पाएगा कि देश से निकाल दिया है तो फिर यहाँ मंत्री थे, यहाँ कोई अच्छा पोस्ट इनको पद मिल जाएगा। तो इसीलिए इसने क्या किया, वत्सकार ने इनको समझाया कि आपको करना क्या है। तो उसी हिसाब से ध्यान रखना, अजातशत्रु ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि मैं वत्सकार को देश से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये चिल्लना का पक्ष ले रहा था। अब ये सुन पाया चेटक कि अच्छा हमारी बेटी का पक्ष ले रहा था इसलिए निकाल दिया, तो तुरंत इसने चारों तरफ रथ भिजवा दिया। आज की तरह फ़ोन तो था नहीं जो बात करके बुला लें, ठीक है, तो क्या करेगा, रथ ही भेजेगा। तो चेटक क्या करता है, चारों तरफ रथ को भिजवाता है और बोलता है कि जहाँ भी वत्सकार मिले उसको लाया जाए। तो वत्सकार मिलता भी है और इसके दरबार में जाता है। तो चेटक क्या करता है, यहाँ मंत्री थे इसको यहाँ पर प्रधानमंत्री बना देता है। तो वैशाली में ध्यान रखना क्या होता है, जो वत्सकार है वो बन गए क्या, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देखिए वत्सकार क्या होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री बनता है तो होता क्या है, इसने वत्सकार सभी जो 8 राज्य हुआ करते थे संघात्मक व्यवस्था को धीरे धीरे तोड़ देता है। ठीक है, यानी कि जितने अन्य राज्य हुआ करते थे उन सबको चेटक के अगेंस्ट कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि क्या है कि ये अकेले रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये सब कार्य करने में वत्सकार को 16 साल लग गए। राइट, अब दूसरी साइड यहाँ पर देखिए अजातशत्रु की बात करें तो इसने क्या किया, इसने भी एक बहुत बड़े मतलब मशीनों का विकास कर लिया था। एक इसकी मशीन हुआ करती थी, उसका नाम था महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। ठीक है, एक मशीन बनवा रखा था ये। इसका काम क्या होता था, महाशिला कंटक एक बड़ा पत्थर उठाती थी और दुश्मन की सेना पर फेंक देती थी और कई संख्या में सैनिक मारे जाते थे। दूसरी इसकी जो मशीन बनी थी उसका नाम था रथ मूसल। क्या था, रथ मूसल। इसका काम था कि ये बड़ा पत्थर उठाती और रथ पर फेंक देती, दुश्मन के रथ को एकदम खत्म कर देती। ठीक है, तो ये 2 मशीनें बनवा रखा था कौन, अजातशत्रु। अब इधर 16 साल बीतने के बाद वत्सकार कहता है, खबर भिजवाता है अजातशत्रु के पास कि माहौल फेवर में है, तुरंत हमला करिए। तो अजातशत्रु क्या करता है, अजातशत्रु वज्र पर हमला करता है और अपने नाना की हत्या करके, ठीक है, ये वज्र को भी मिला लेता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब काशी भी है और इसमें और कौन सा जुड़ जाता है, वज्र। ठीक है, वज्र भी जुड़ गया तो कितने राज्य हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर वज्र चेटक को ख़त्म करके, ठीक है, वज्र को मिला लेता है और इन 2 मशीनों से इसका बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है जिसकी वजह से जीत लेता है। ठीक, अब देखिए इसका बेटा कौन सा है, उसका नाम है क्या नाम है, तो अजातशत्रु इसका बेटा है, उसका नाम है उदयन। ठीक है, उदयन बेटा। उदयन कहता है पिताजी परंपरा जारी रहनी चाहिए। तो उदयन क्या करता है, ये भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। तो उदयन भी क्या होता है, जब गद्दी पर बैठता है तो पिता की हत्या करके बैठता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा राजा है, ध्यान से समझना है केवल। ठीक है, वह कौन सा राजा है जो पिता की हत्या करके पुत्र के द्वारा मारा गया। राइट, तो वो कौन है, अजातशत्रु। ठीक है, पिता की हत्या करके पुत्र के द्वारा मारा गया। बाकी ये भी वही है क्योंकि इसके आने वाले जो बेटा हैं, वंशज हैं, वो इसकी हत्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ बस में ज़्यादा अचीवमेंट इसकी नहीं है। तो उदयन जब शासन करता है तो ये करता है अपनी राजधानी को चेंज कर देता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो राजगिरी हुआ करती थी और राजगिरी से राजधानी अपनी बदल कर देता है पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना के पास हुआ करती थी। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर मुंडक आता है, कोई अचीवमेंट नहीं है। और इसके बाद फिर नागदशक आता है और नागदशक ध्यान रखना वो इस वंश का अंतिम शासक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक क्या है, नागदशक। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक है और नागदशक ये इसकी हत्या करता है। आने वाला जो वंश है वो है शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हर्यक वंश समाप्त हुआ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।